नमस्कार सभी छात्रों को। आज फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज करेंगे आगे के क्वेश्चन चैप्टर 3 के कक्षा 12 की फिजिक्स का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग किसे कहते हैं, ओम का नियम। ये सारे क्वेश्चन टॉपिकों को आज क्लियर करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे। ये क्वेश्चन है, अनुगमन वेग और धारा में संबंध स्थापित करना है। देखिए, ये कोई माध्यम है जहाँ से इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। इस माध्यम की लंबाई जो है L है, सिलेंडर। इसमें जब अपन आवेश प्लस की ओर आवेश देंगे तो धारा प्लस से माइनस की ओर बहेगी। यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो है एक इस तरफ की है और जो औसत इलेक्ट्रॉन का वेग है, यहाँ Vd क्या है, Vd औसत इलेक्ट्रॉनों का वेग है। इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ऐसा, ठीक, जो L लंबाई के एक माध्यम में रखा है जिसमें I धारा बह रही है, ठीक। ये P और Q एक चालक है। क्या है ये? चालक है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, माना कि PQ एक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, ठीक। तब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि ये आपको किस प्रकार दिख रहा है, एक आयताकार, ठीक। तो इसकी लंबाई निकाल लेंगे तो तब चालक का आयतन क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी क्या है A इंटू L, ठीक है। तब ये एक चालक है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन भी बहेंगे, ठीक है। इसमें से जब इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश बहेंगे तो चालक में मुक्त मतलब होता है फ्री, ठीक। जैसे कोई एक आवेश यहाँ है तो उतना ही बल से इस तरफ खींचेगा, उतना ही बल से इस तरफ खींचेगा, यानी कि ये किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य, ठीक है। ये फ्री है यानी कि मुक्त है, अपने जो कक्ष में स्वतंत्र रूप से परिक्रमा कर रहा है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं अपन, किससे, n से। तो जो आपका यहाँ आयतन आया था उसी आयतन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही संख्या कहलाएगी उनकी, ठीक। ये तो हो गया अपना आयतन निकाला। आयतन के बाद उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली। अब क्या करेंगे, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e हो तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर आवेश होगा कोई ना कोई प्लस, ठीक है। तो उस पर आवेश E हो तो कुल आवेश, भाई एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कुल आवेश को कैपिटल Q से, और यहाँ पर ALN इंटू E, ठीक। पहले
आयतन निकालते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, और उसके बाद निकाला अपन ने आवेश। ये हो गया आपका समीकरण 1। देखिए कुल आवेश कितना आ गया अपने पास, AlN×E, अतः चालक को, अतः चालक नहीं, यहाँ आवेश है, अतः आवेश को चालक को पार करने में लगा समय। देखिए भाई, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कुछ समय तो पार करने में, कुछ तो समय लगेगा, चाहे वो पिको सेकंड में लगे, सेकंड में लगे, या जितना भी आप, तो कुछ ना कुछ समय तो उसमें लगेगा। तो ये होगा, समय को t से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, औसतन वेग इलेक्ट्रॉनों का, और L लंबाई है। जी जितने इलेक्ट्रॉन इससे L लंबाई को एकांक औसतन वेग का इलेक्ट्रॉन अगर इस लंबाई को पार करेगा तो वो कितना उसका समय कहलाएगा। जितना समय लगता है उसे पार करने में, उसी को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। एकांक आवेश को L लंबाई के चालक को पार करने में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, उसी जो काल लगता है, उसी को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। ये बन गया आपका समीकरण 2। अतः अब क्या होगा, देखिए टाइम है, Q है, तो टाइम एकांक समय में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं, इसे यहीं से देख लीजिए, आपको अगली स्टेप समझ में जाएगी। एकांक आवेश में एकांक समय में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं वही धारा कहलाती है। अतः इस प्रकार चालक में बहने वाली धारा को कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल I से। एकांक समय, ये T है, एकांक समय में जितने आवेश प्रवाहित होंगे उसी को क्या कहते हैं, किसी चालक से एकांक समय में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उसी को धारा कहते हैं। अब देखना आप, समीकरण 1 से इसका Q का मान और समीकरण 2 से T का मान रख दें। जैसे ही अपन इसमें मान रखेंगे तो ये T बराबर, Q का मान कितना है, Q का मान है AlN बटे, और यहाँ T कितनी है, L बटे V। I बराबर AlN×E, ठीक है। अब ये जो VD है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो L। अब L से L कट जाएगा, क्या बचेगा, I बराबर AnE×VD, D स्मॉल है यहाँ आधार में, ठीक है। यही तो ये जो आपका आ गया है, यही धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने, आयतन निकाला, आयतन है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख ली। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो कुछ आवेश भी लगेगा, तो उसमें आवेश, कुल आवेश निकाल लिए। कुल आवेश के बाद जो, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में आवेश को कुछ समय तो तय करना पड़ेगा, तो समय निकाल लिया। जैसे ही ये दिखेगा तो एकांक समय में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उसी को धारा कहते हैं। जैसे अपन इसमें मान, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन।
जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है वह क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपका केवल इतना आता है कि ओम का नियम लिखिए तो आपको ओम का नियम लिखना है। अगर आपको ये लिखा आता है ओम का नियम लिखिए, उसके साथ यह इसके लागू होने की क्या अनिवार्यता है, यानी कब लागू होगा, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा है परिभाषा क्या है, देखिए, ओम का नियम यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि किसी चालक की, ये कोई चालक है मान लिया, ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब है ताप में, दाब में, आकार में उसके परिवर्तन ना हो। ठीक है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि सिरों के, इससे और इसके बीच में जो विभवांतर होगा, जो धारा है वो जो सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती हुई थी। यानी कि कोई चालक है, इसे नाम दे दीजिए चालक को ए बी, कोई चालक है जिसमें कोई आगे धारा बह रही है आई, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, वी है, तो उसके अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखिए, यदि किसी चालक की, अब इसे एक मैथमेटिकल रूप दे देते हैं, यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कैपिटल लगाने पर उसमें बहने वाली धारा कैपिटल आई हो तो, ठीक है, ओम के नियम से यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी हो और उस पर विभवांतर भी लगने पर उसमें बहने वाली धारा कैपिटल आई हो तो ओम के नियम से, तो क्या होगा, ओम का नियम भी समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती आई। जैसे ही ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा आर। इस नियतांक को यहाँ कैपिटल आर एक अनुपातिक नियतांक है जिसे प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है,
प्रतिरोध भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, अगर इस प्रतिरोध का मान निकालना है तो V बराबर क्या होगा, R बराबर, यहाँ पर प्रतिरोध का मान निकालना है तो R बराबर V बटे I, ये होगा किसका, प्रतिरोध का फॉर्मूला। अब क्या कह रहा है वो, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है? ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। देखिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया है, केवल इतना, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ओम का नियम था, ये पूछ रहा था नियमों के लिए सत्य है, केवल धात्विक यानी कि जो धातु होंगी उन्हीं के लिए सत्य होगा। अब इसकी शर्त है, ठीक है, अब इसकी शर्त है। शर्तें क्या है? पहली है शर्तें क्या है कि पहली जो शर्त है वो है चालक का ताप नियत हो। दूसरी जो शर्त है चालक में विकृति ना हो। ये दो कंडीशन है, ठीक है। पहली है आपकी चालक का ताप नियत होना चाहिए और चालक में विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो स्थितियां हैं। तो करते हैं, चालक का ताप नियत नहीं होगा तो उसका प्रतिरोध परिवर्तित होगा। पहली स्थिति है कि इसका ताप जो है नियत होना चाहिए, मतलब एक समान ताप तक ही हीट होना चाहिए। कम ज़्यादा हुआ तो उसका प्रतिरोध भी परिवर्तित होगा। दूसरी स्थिति क्या है कि चालक में विकृति ना हो। चालक में विकृति यानी कि विकृति का मतलब होता है जैसे आकार, ताप, दाब, इसमें चेंजिंग नहीं होना चाहिए। यदि चालक की लंबाई कॉमा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, देखिए ये परिभाषा में था, लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो तो उसका प्रतिरोध जो है, क्या प्रतिरोध कैसा होगा? प्रतिरोध परिवर्तन होता है तो उसका प्रतिरोध नियत नहीं होगा। ये थे। देखिए आपको अगर ओम का नियम पूछा जाता है तो केवल आपको यहाँ फॉर्मूले तक ही निकालना है, ये परिभाषा और ये। अगर पूछता है कि किसके लिए सत्य है तो केवल धातुओं के लिए ही सत्य है। तीसरे क्वेश्चन बनता है कि ओम के नियम की शर्तें लिखिए। तो इसमें दो शर्तें हैं कि इसका पहला तो ताप नियत होना चाहिए और दूसरा है कि इसमें विकृति नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए। आशा करते हैं कि आज के ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों में, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।